अब हमको पढ़ना है फिनाल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। पिछले वीडियो में हम लोग फिनाल से फिनॉक्साइड आयन बनाकर और फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके थे। अब हमको ये पता करना है कि अगर फिनाल के ऊपर कोई प्रतिस्थापी समूह जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप या CH3 कोई भी अगर ग्रुप लग जाए तो उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारा इसमें सबसे पहला है कि बेंजीन वलय में अगर फिनाल के बेंजीन रिंग में किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, हैलोजन, एल्डिहाइड CHO या COR का मतलब समझते हो, कीटोनिक ग्रुप या एस्टर आदि की उपस्थिति में फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आदि की उपस्थिति में फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में ऋणावेश कम हो जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन रिंग पर जुड़ जाए फिनाल के, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा रिंग से। जब रिंग से अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश की मात्रा कम हो जाएगी। वही कह रहा है फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में ऋणावेश कम हो जाता है। फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन के अस्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फिनॉक्साइड आयन के या फिनाल के बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब ऋणावेश की मात्रा कम हो जाएगी। ऋणावेश की मात्रा कम होने का मतलब है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो अम्लीयता भी बढ़ जाएगी। तो सीधा मतलब ये समझिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप फिनाल पर लगा हुआ है वो फिनाल की अम्लीयता को बढ़ा देगा। उदाहरण में देख लें, नाइट्रोफिनाल की अम्लीयता फिनाल से अधिक होती है। इनकी अम्लीयता का क्रम निम्न प्रकार है। मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप फिनाल में जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रो ग्रुप जुड़ने के बाद भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि नाइट्रो तो 3 जगह जुड़ सकता है, या तो आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़े, या पैरा पोजीशन पर जुड़े, या मेटा पोजीशन पर जुड़े। तब इन तीनों में अम्लीयता का क्रम क्या होगा, हमने उसी का ऑर्डर दिया है आपको। ये सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनाल, उसके बाद आर्थो नाइट्रोफिनाल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनाल और सबसे कम। मतलब ये सब नाइट्रो ग्रुप लग गया तो इसका मतलब नाइट्रोफिनाल की अम्लीयता फिनाल से अधिक होगी। और प्रतिस्थापियों के बेस पर अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनाल, उसके बाद आर्थो नाइट्रोफिनाल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनाल और उसके बाद फिनाल। क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पैरा पोजीशन पर या आर्थो पोजीशन पर अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये ऋणावेश को सबसे ज़्यादा रिंग से कम करेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी इफ़ेक्ट कहाँ जुड़ने पर होगा, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन का अस्थायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के ऋणायन का प्रभावी विस्थापन हो जाता है। ऋणायन का विस्थापन होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने की वजह से धनावेश की मात्रा रिंग पर बढ़ेगी। रिंग पर धनावेश बढ़ने का मतलब क्या हुआ, रिंग पर ऋणावेश की मात्रा कम होगी। ऋण पर धनावेश बढ़ने का मतलब रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब अम्लीयता बढ़ेगी। और अगर तीनों पोजीशन की बात करें, आर्थो, मेटा और पैरा की बात करें, तो सबसे अधिक प्रभावी आर्थो और
पैरा वाले होते हैं, उसके बाद मेटा होता है। कहने का मतलब मेटा नाइट्रोफिनाल हमेशा आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल से कम अम्लीय होगा। अब यहाँ पे फिर एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में कैसे हम मतलब कि डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा मतलब कि अम्लीय होगा। इसके लिए भी एक लाइन है, ये भी देख लें आप। आर्थो नाइट्रोफिनाल से पैरा नाइट्रोफिनाल का अधिक अम्लीय गुण आर्थो नाइट्रोफिनाल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध प्रबल होने के कारण ही है। कहने का मतलब होता है आर्थो नाइट्रोफिनाल में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आर्थो नाइट्रोफिनाल की अम्लीयता पैरा नाइट्रोफिनाल से कम होती है। मतलब ये अपने आप में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप का बनाता है, जबकि अगर पैरा नाइट्रोफिनाल की बात करें तो कई ग्रुप मिलकर बनाते हैं। ये वाला ऐसे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाना आप सीख लीजिएगा। सीधा मतलब वही है कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर नाइट्रो ग्रुप फिनाल पे लग गया तो अम्लीयता बढ़ा देगा, ठीक। आर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होंगे। इसका मतलब मेटा की तुलना में आर्थो और पैरा ज़्यादा अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब आर्थो और पैरा की अगर तुलना करें तो पैरा नाइट्रोफिनाल सबसे अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनाल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर। अब अगली बार, ये अब मतलब नहीं है कि जो बिहेव नाइट्रोफिनाल दिखाएगा वही बिहेव क्लोरोफिनाल नहीं दिखाएगा, इसलिए सबको हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसलिए बाकी लिख तो दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में तभी आएगा, आपको रटना ही पड़ेगा। बिना रटे आर्डर आपको बिल्कुल आर्डर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक दो बार, फिर याद ही कर लीजिएगा। हैलोफिनाल की अम्लीयता फ्लोरोफिनाल को छोड़कर भी फिनाल से अधिक होती है। इनकी अम्लीयता क्रम निम्न प्रकार है। हैलोफिनाल की अम्लीयता भी मतलब फिनाल से अधिक होगी, लेकिन फ्लोरोफिनाल को छोड़कर। अब फ्लोरोफिनाल क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि फ्लोरोफिनाल जो होता है ना, तो फिर फ्लोरीन की वजह से उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी अम्लीयता फिनाल से कम हो जाती है। यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। आर्थो क्लोरो, फिर आर्थो ब्रोमो, आर्थो आयोडो फिनाल, फिर आर्थो फ्लोरोफिनाल। ये आर्डर है आपका। तो सिर्फ आर्थो पोजीशन के लिए लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा मतलब क्लोरीन लगा होगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। एक ही पोजीशन की बात हो रही है सिर्फ आर्थो की। आर्थो क्लोरोफिनाल, आर्थो ब्रोमोफिनाल, आर्थो आयोडोफिनाल, फिर फिनाल, और उसके बाद आर्थो फ्लोरोफिनाल, ठीक है। आर्थो फ्लोरोफिनाल में अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, जिससे H+ निकलने की प्रवृत्ति घट हो जाती है। क्या करता है ये इसके बीच बॉन्ड बना लेता है, निकलने ही नहीं देता है। निकलने नहीं देगा तो फिर H+ निकलेगा नहीं, तो फिर अम्लीय गुण कैसे दिखाएगा। तो ये हमारा आर्डर है, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हैलोफिनाल में -I प्रभाव दूरी बढ़ने पर घटता है, अतः इनकी अम्लीयता का घटता क्रम निम्न प्रकार। अब डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि फिनाल में OH मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप को अगर हम आर्थो पर लगाएं, फिर मेटा पर लगाएं, फिर पैरा पर लगाएं, तो डिस्टेंस अगर करें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में होगा? पैरा वाले में। इसके बाद मेटा वाले में सबसे नज़दीक कौन होगा? आर्थो वाला। यही कह रहा है कि हैलोफिनाल में -I प्रभाव दूरी बढ़ने पर घटता है, अतः इनकी अम्लीयता का घटता क्रम निम्न प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा जो सबसे पास होगा, आर्थो हैलोफिनाल, फिर उसके बाद से मेटा हैलोफिनाल, उसके बाद से पैरा हैलोफिनाल। देखिए आर्डर यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया, एकदम सीधा सीधा हो गया हैलोजन के केस में। लेकिन वही नाइट्रो के केस में क्या था? पहले पैरा नाइट्रो, फिर आर्थो नाइट्रो, फिर उसके बाद से मेटा नाइट्रो। लेकिन यहाँ पे एकदम सीधा है, पहले आर्थो मेटा पैरा, एकदम सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पर आप लगा सकते हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मतलब हैलोजन कौन कौन हो सकता है? चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। क्लियर। फिर उसके बाद फिनाल के बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा स्थितियों पर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होंगे, अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर हम चाहें, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ा दें तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व तो बढ़ाते हैं। देख लीजिए हमने आर्डर एक लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी बना दिया, नाम सिर्फ एक काम लिखे हैं, बाकी नाम आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा इसी फार्म में। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल सबसे ज़्यादा अम्ली, 3 गुण जुड़े, 3 मतलब कि NO2 जुड़ा हुआ है इसमें।
इसमें सिर्फ 2 जुड़ा हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल। नाम लिख लीजिएगा नीचे, हम नाम नहीं लिखे, बोल रहे हैं, लिख लेंगे आप लोग। 2,4 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल। इसमें सिर्फ 1 लगा हुआ है, 1 2 3 4 नाइट्रोफिनाल। गलत हो गया क्या जी? ये 2 लग रहा है, सेम दिख रहा है। ये नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप एंड नोट में, ठीक है। मतलब 4 नाइट्रोफिनाल, फिर ये क्या होगा 2 नाइट्रोफिनाल, उसके बाद ये क्या होगा 3 नाइट्रोफिनाल, और ये क्या है फिनाल। तो ये आर्डर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ये आर्थो वाला है, ठीक है, ये आर्थो वाला और ये पैरा वाला। अगर नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ा रहे हैं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या अगर रिंग पे बढ़ रही है तो अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। आर्डर है ये सबसे ज़्यादा 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2 4 डाइनाइट्रोफिनाल, 4 नाइट्रोफिनाल, 2 नाइट्रोफिनाल, 3 नाइट्रोफिनाल और ये फिनाल। क्लियर। अगला अब देखो, ये ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षण के सारे प्रभाव जो आपके एग्जाम में आने वाले थे सारे, मतलब कि सब कुछ हमने देख के मतलब बना करके स्ट्रक्चर और नाम लिख करके बता दिया है, तो इसी को आप पढ़ लेंगे। अब देखिए, अब दूसरा ग्रुप होता है दूसरे टाइप का कि बेंजीन वलय में किसी इलेक्ट्रॉन दाता समूह, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला था, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, जनरल इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब रिंग पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी। ऋणावेश की मात्रा जब बढ़ेगी H प्लस को जाने देगा, बाहर खींच लेगा अपनी तरफ। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे स्टेबिलिटी घटेगी। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घटने का मतलब अम्लीयता भी घट जाएगी। बेंजीन वलय में किसी इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल, एल्कॉक्सी, NH2 एमीन आदि की उपस्थिति से फिनॉक्साइड आयन के बेंजीन वलय में ऋणावेश बढ़ जाता है। फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन का अस्थायित्व कम हो जाता है, अतः अम्लीयता घट जाती है। यह प्रभाव वही कंडीशन है। यहाँ भी यह प्रभाव मेटा स्थिति की अपेक्षा आर्थो पैरा स्थितियों पर अधिक प्रभावी होता है। तो अधिक प्रभावी होगा, अधिक अम्लीय यहाँ पे कौन हो जाएगा, मेटा वाला अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो सभी क्रिसालों की अम्लीयता फिनाल से कम होती है। ये फिनाल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद मेटा फिनाल, उसके बाद पैरा फिनाल और सबसे कम आर्थो फिनाल, ठीक है। ये आर्डर आप लोग रट लीजिएगा। आर्थो फिनाल नहीं, मतलब नाम क्या होगा, सभी क्रिसालों की अम्लीयता फिनाल से कम होती है। तो ये फिनाल, ये होगा मेटा क्रिसाल, ये होगा पैरा क्रिसाल और ये होगा आर्थो क्रिसाल, ठीक है। तो सही से आप देख के लिख लेंगे नाम, ठीक है। आर्डर रटना ही पड़ेगा। अभी देखिए, अभी लिखवाएं, अभी आर्डर चेंज हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, देखेंगे। अम्लीय क्रम को रिस और सिनाल, स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाए लेकिन आपको यहाँ पे ज़रूर बनाना है स्ट्रक्चर, इसलिए बिना स्ट्रक्चर बनाए अभी यहाँ पे लिखा है ना रिस और सिनाल, तो सीधे आपके माइंड से स्ट्रक्चर गायब है। भले ही लिख चुके हो इसके पहले, लेकिन रिस और सिनाल का स्ट्रक्चर दिमाग में आ ही नहीं रहा है क्या होगा। तो नाम लिखिएगा, नीचे स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा। क्विनाल नाम लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। कैटिकाल नाम लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। मतलब इस तीनों में क्या होता है कि OH समूह जुड़ा हुआ है। तो OH समूह जो है ना, OH समूह भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। इसलिए देखो, इसकी अम्लीयता फिनाल से क्या है, अधिक है। लेकिन अब क्रिसाल में आ जाओ, मेटा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल, आर्थो क्रिसाल, इसकी अम्लीयता फिनाल से कम है, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। यद्यपि ऐसे प्रतिस्थापी फिनाल जैसे मेटा मेथॉक्सी फिनाल, एकदम स्पेशल नाम है, रट लीजिएगा इसको। जबकि ग्रुप लगा हुआ है एल्कॉक्सी ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, फिर भी मेटा एमिनोफिनाल, देखिए यहाँ पे मेटा मेथॉक्सीफिनाल और मेटा एमिनोफिनाल की अम्लीयता फिनाल से अधिक होती है, क्योंकि OCH3 तथा NH2 समूह -I प्रभाव व्यक्त करते हैं। कब, जब मेटा पोजीशन पर उपस्थित होंगे तब। स्पेशल इसको याद कर लीजिएगा, एक्सेप्शन का भरमार है, फिर भी आप आर्डर ही रट के याद रखिए। मेटा एमिनोफिनाल फिनाल से अधिक अम्लीय होगा। जबकि हम रूल में क्या लिखे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा, अम्लीयता को घटाएगा। लेकिन देखो जब मेटा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो फिनाल की अम्लीयता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये आर्डर आपको रटना पड़ेगा। मेटा एमिनो फिनाल, फिनाल से अधिक अम्लीय होगा, जबकि आर्थो फिनाल कम होगा, पैरा सबसे कम होगा। इसी तरह मेथाक्सी में भी होगा। मेटा मेथाक्सी फिनाल अधिक अम्लीय होगा फिनाल से, उसके बाद आर्थो मेथाक्सी फिनाल, उसके बाद पैरा मेथाक्सी फिनाल। तो आर्डर आप लोग 1-2 बार ध्यान से देख के लिख के पढ़ लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन है इसमें। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है, खूब ध्यान से 1-2 बार लिख करके आप इसको रट के याद कर लीजिएगा। और जिनके नाम लिखे हुए हैं उनका स्ट्रक्चर भी बनाते रहिएगा। स्ट्रक्चर लिखा होगा तो नाम भी लिखते रहिएगा। लिखने से, बनाने से, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही याद होगा। बैठ के रटेंगे कुछ याद नहीं होगा। बार बार लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, इतना पढ़ो कि याद हो जाए। ठीक है, जब याद हो जाएगा ना तो जनरल यूज में आ जाएगा। जब जनरल यूज में कोई भी चीज़ रहती है तो हमेशा के लिए हमको तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करके इसका आंसर देना है आपको। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोपेन 1 आल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 3 नाइट्रोफिनाल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनाल फिनाल और 4 मेथिल फिनाल। ऑर्डर अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अम्लीय गुण में 2 रिएक्शन अभी हम पढ़े थे इसके पहले कि NaOH से अभिक्रिया करता है, मतलब प्रबल क्षारों से अभिक्रिया करेगा, फिनाक्साइड आयन बनाएगा। सोडियम फिनाक्साइड बनाता है ना फिनाल, H की वजह से रिएक्शन करता है। तो फिर हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन किससे किससे कर सकता है, अम्ल है तो किससे किससे रिएक्शन कर सकता है, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, इसलिए अम्ल है। प्रबल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, इसलिए अम्ल है। ठीक है, अब उसी हाइड्रोजन की वजह की, हाइड्रोजन मतलब OH का जो बांड विदलन है, O और H के बीच में जो बांड बना हुआ है, उसी के टूटने की वजह से कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी में अम्लीयता का आर्डर आ गया, तो अम्लीयता के आर्डर को हमने क्लियर कर लिया। अब हमको रिएक्शन पढ़ना है, रासायनिक गुण। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। फिनाल में सक्रिय हाइड्रोजन होने के, सक्रिय हाइड्रोजन है फिनाल में, वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन होने के कारण यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्केन देता है। रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये होगा पार्शियल निगेटिव। आप रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा C6H5OMgBr और CH4 एल्केन देता है। एल्केन का मतलब ये मेथेन बनेगा। अगला रिएक्शन है C6H5OH प्लस C2H5MgBr। ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ये प्रयोगशाला में लैब में इसका उपयोग भी करते हैं। फिनाल का परीक्षण करते हैं लैब में, इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, कलर ही हम चेक करते हैं। फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके बैगनी रंग का जटिल आयन बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। यह अभिक्रिया फिनाल के प्रयोगशाला परीक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। रिएक्शन वाइज है 6 मॉलिक्यूल C6H5OH प्लस FeCl3 उदासीन विलयन होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको एक गुलाबी कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नाम क्या होगा उसका, फेरिक हेक्साफिनॉक्साइड थर्ड आयन प्लस 3H प्लस 3HCl। ये रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, मतलब कि आपके बोर्ड में पूछता नहीं है रिएक्शन, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं। BSc में तो इंटरमीडिएट में नहीं है, फिर आगे अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे कराया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या होता है फेरिक क्लोराइड जब फिनाल से अभिक्रिया उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन में फिनाल विलयन को मिलाते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, फिनाल को जब उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं तो बैगनी रंग प्राप्त होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। उस आयन का नाम क्या है, फेरिक हेक्साफिनॉक्साइड थर्ड आयन। नाम लिखना आपको आ जाएगा। अभी इस टाइप के कंपाउंड का एक पूरा चैप्टर है फर्स्ट पेपर में, तो उसको पढ़ाएंगे तो आप नाम लिखना भी आसानी से सीख लेंगे कैसे ये नाम लिखा जाता है। अगला एसिटिलीकरण, कुछ करना नहीं है। फिनाल में एसिटिल ग्रुप का योग कराना, योग नहीं होगा यहाँ पे, होगा क्या ना, फिनाल के बेंजीन रिंग में एडिशन नहीं होगा एसिटिलीकरण में। यहाँ पे होगा क्या करना, OH का H हटेगा, वहाँ पे एसिटिल समूह जाके जुड़ेगा, होता कुछ नहीं है। ये फिनाल है, ये एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl। अगर IUPAC नाम की बात करें तो एथेनोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, होता कुछ नहीं, यही H और ये Cl ये बाहर हो जाते हैं।
ठीक, तो बन गया ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 फेनिल एसीटेट और HCl। क्लियर। ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा। पिरिडिन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। ये फिनाल है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO का होल ट्वाइस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराएंगे तो ये भी एसिटिलीकरण ही होगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। और साथ में क्या बनेगा तो इसको आप लोग लिख के बताइएगा, लिख लीजिएगा। अगला है फेनिल एसीटेट को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का संबंध आपके इंटरमीडिएट से पूछ भी सकता है, बहुत रेयर केस में, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। करना कुछ नहीं है, प्राइज रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी जानना ज़रूरी है। इसलिए अगर पता रहेगा तो फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा, या सपोज दैट इसी एग्ज़ाम में कभी ऐसे आ जाए, एग्जामिनर के मूड की बात है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है पेपर सेट करने वाले, तो ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे आपके सिलेबस से इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। फेनिल एसीटेट को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोन बनते हैं। इसमें निम्न ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर पैरा समावयव बनता है तथा उच्च ताप 433 केल्विन से अधिक पर आर्थो बनता है। कहने का मतलब ये है, देखिए एसिटिल क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट का निर्माण आपने कर दिया, सिर्फ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इसको अगर हीट कर देंगे तो इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास का मतलब क्या हुआ, ये जो O लगा हुआ ना, इसके साथ H जुड़ेगा, ये जो है पूरा ये ग्रुप COCH3 ग्रुप किसी न किसी कार्बन से जाके जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जाके जुड़े या पैरा पे जाके जुड़े। जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएगा, वही हाइड्रोजन जाके O के साथ जुड़ जाएगा, हमारा मिल जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोन। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये वाला मिलेगा, मतलब 433 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा पैरा वाला। ठीक है ना। तो बस यही रीअरेंजमेंट होता है। तो फेनिल एसीटेट के इस विशेष पुनर्विन्यास को फ्राइज पुनर्विन्यास कहते हैं। होगा कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे आपको जोड़ना है ना, तो यहाँ से जो H है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और ये आके इतना ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बनता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, एस्पिरिन। अभी एक पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस से इस साल के लिए बाहर कर दिया गया है, वो वाला क्या बोलते हैं, दैनिक जीवन में रसायन है। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एस्पिरिन एक दर्दनाशक दवा है, पैरासीटामॉल भी दर्दनाशक है ना, वो कारोखार सही करता है, तो इसीलिए सैलिसिलिक। तो एस्पिरिन के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण। तो सैलिसिलिक अम्ल तो आप बनाए थे, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण एसिटिलन से एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्पिरिन यहाँ से आपको मतलब पढ़ेंगे ना तो स्ट्रक्चर बनाना भी आसान होगा, स्ट्रक्चर का एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी आपको याद हो जाएगा। ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, COH आर्थो पोजीशन पर है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। एसिटिक एनहाइड्राइड है, एक ग्रुप जाके जुड़ेगा, H को हटाएगा, ये जुड़ेगा जो कि OCOCH3 जाके जुड़ेगा, OCOCH3, और साथ में क्या बनेगा, एक बचेगा तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो एस्पिरिन ये है, नाम क्या होगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिल ग्रुप जाके जुड़ा हुआ है तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। बेंजोइलीकरण इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजोइलेशन। फिनाइल बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फेनिल बेंजोएट बनाता है। यह अभिक्रिया शार्टन-बोहमैन अभिक्रिया कहलाती है। नेम रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, शार्टन-बोहमैन अभिक्रिया। शार्टन बोहमैन कहीं लिखा रहता है, शार्टन बोहमैन अभिक्रिया, या इसी को बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमने स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से सजा दिया, एक बार लिखेंगे याद हो जाएगा। ये हमारा है फिनॉल, और ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। बस बना लीजिएगा, HCl बाहर करिएगा, ये बन जाएगा, HCl हो जाएगा। फेनिल बेंजोएट नाम क्या हो जाएगा, फेनिल बेंजोएट, शार्टन बोहमैन अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा।
अगला है एल्किलीकरण। सोडियम अथवा पोटेशियम फिनाक्साइड पर एल्किल हाइलाइडों की अभिक्रिया से फिनॉलिक ईथर बनते हैं। इसे ईथरीकरण या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी जानते भी हैं। बस यहाँ पे C6H5ONA की जगह पर हमने C2H5ONA यूज किया था। बाकी एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन करा के हमने डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर बनाया था। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एल्किल ग्रुप की जगह पर एरिल समूह लगा हुआ है, बाकी सेम रिएक्शन है। देख लीजिएगा C6H5ONA प्लस BrCH3 NaBr बाहर C6H5O CH3 NaBr। एक रिएक्शन और होता है बनाने के लिए ईथर। क्या करें, वाष्प ले लें फिनाल की, वाष्प ले लें एथेनॉल की, मेथेनॉल की, दोनों को आपस में मिला दें थायोरिया के प्रेजेंस में, फिर हमको वही मिल जाएगा फेनिल मेथिल फेनिल ईथर और वाटर। ठीक है, बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, वैसे ही जनरल लिख सकते हैं। सोडियम फिनाक्साइड की अभिक्रिया डाई मेथिल सल्फेट से कराने पर एनिसॉल बनता है। एनिसॉल वही मेथिल फेनिल ईथर को हम क्या बोलते हैं, एनिसॉल बोलते हैं। तो सोडियम फिनाक्साइड कैसे बनाओगे, तो सोडियम फिनाक्साइड बनाने का दो तरीका, या तो सक्रिय धातु से फिनाल की अभिक्रिया करा दो या क्षार से अभिक्रिया करा दो। एक स्टेप तो आपका हम गायब कर दे रहे हैं, तो एक स्टेप आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो 2C6H5ONA सोडियम फिनाक्साइड डाई मेथिल सल्फेट CH3 का ट्वाइस डाई मेथिल सल्फेट। डाई मेथिल सल्फेट नाम नहीं है, आप लोग को नहीं याद होगा, लिख लीजिएगा डाई मेथिल सल्फेट। होता क्या है, CH3 जाके जुड़ जाएगा, NA की जगह पर 2 CH3 जाके जुड़ गया, C6H5O CH3 मेथिल फेनिल ईथर प्लस Na2SO4। फिर रिएक्शन कराएंगे डाई एजोमेथेन से अभिक्रिया कराते हैं। तो होता कुछ नहीं है, नाइट्रोजन बाहर, बाकी सब जाके ऐड, H है 2H है CH2 C6 डाई एजोमेथेन CH2N2, याद रखिएगा फार्मूला। फिनाल डाई एजोमेथेन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एनिसोल बनाता है, C6H5O CH3 प्लस N2। इस अभिक्रिया को मेथिलीकरण भी बोलते हैं फिनाल का। क्लियर, फास्ट है, थोड़ा सा ठीक ही ठाक रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन याद तो कर ही लें। भाई एक रिएक्शन तो एक ऐसा था ना कि 20 साल के बाद पूछा था। तो कुछ रिएक्शन होते हैं उल्टा सीधा पूछता है, तो पढ़ लें आप लोग, एक बार नज़र पे रहेगा तो एग्ज़ाम में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है सल्फोनीलीकरण। याद रखिए, सल्फोनीकरण नहीं है, सल्फोनीलीकरण। सल्फोनीलीकरण यहाँ पे हमने यूज किया है फिनाल स्ट्रक्चर। ये CH3 आर्थो पर SO2Cl, SO2 नाम होता है टोसाइल क्लोराइड। नाम क्या कहलाएगा, टोसाइल क्लोराइड। होता कुछ नहीं, HCl बाहर हो गया बस। बेंजीन रिंग OSO2, बेंजीन रिंग CH3 फेनिल टोसाइलेट प्लस HCl। इस अभिक्रिया में फिनाल के OH समूह से H का प्रतिस्थापन टोसाइल समूह द्वारा होता है। इसे सल्फोनीलीकरण, सल्फोनीकरण जगह हम लिख दिए गलत, सल्फोनीलीकरण, ये गलत हो गया, इसको आप सही करिएगा, सल्फोनीलीकरण। नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कर लीजिएगा, सल्फोनीलीकरण। ठीक है, तो स्पीड तो बढ़ गई है, रोज़ाना एक वीडियो आपको मिलेगा और अच्छे से पढ़िए। ऑर्गेनिक है, रटना ही विकल्प है। बाकी लास्ट में अभी जब ख़त्म होगा तब भी रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी नोट्स आप अच्छे से बनाइए, एक बार दो बार लिखिए, एक बार दो बार लिख लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अभी देखिए, अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन है फिनाल में। फिनाल का रिएक्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर ईथर के बारे में भी पढ़ना है हमको। तो चैप्टर बहुत ही लंबा होता जा रहा है, 5 ही नंबर का क्वेश्चन है। बस रिएक्शन एक दूसरे से मैच करता है, जिससे हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम हर टॉपिक में वो रिएक्शन अगर आएगा तो उस रिएक्शन की चर्चा हम ज़रूर करेंगे कि अगर कोई भी हो, अगर हमारा वीडियो देखे तो उसको कंप्लीट नोट्स हर टॉपिक में मिले। थैंक यू।